मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित कविता नदी के द्वीप का वाचन एवं भावार्थ करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें अज्ञे द्वारा लिखित कविता नदी के द्वीप के अंतर्गत मैंने कवि का जीवन परिचय, कविता का विचार तथा कविता का सार अथवा कविता का सारांश मैंने डिस्कस किया था। आज मैं उन्हीं कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविता नदी के द्वीप का वाचन कर रहा हूँ। इसमें आए हुए कठिन शब्दों की व्याख्या अर्थात कठिन शब्दों का भावार्थ, शब्दार्थ सब तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा भी यदि कोई शब्द या भाव छूट जाता है तो तुम पूछ सकते हो। तो मैं वाचन अपना शुरू कर रहा हूँ। नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है। माँ है वह, माँ है वह। इसी से हम बने हैं, किंतु हम द्वीप हैं। हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे और फिर पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साफ, यह अपनी नियत ही है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो इस तरह से तुमने नदी के द्वीप पेज नंबर 19 पे कविता को देखा। कविता का मैंने वाचन किया। अब ध्यान से सुनना। हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता रहे हैं। तुम इसे अपने कॉपी में नोट करोगे। द्वीप। द्वीप धरती का वह भूभाग जो अपने चारों तरफ जल से घिरा रहता है, इसे हम द्वीप कहते हैं। या कह सकते हो पृथ्वी का वह भूभाग जिसके चारों तरफ जल ही जल होता है, उसे द्वीप कहते हैं। स्रोतस्विनी, दूसरा शब्द देखोगे यहाँ पे है स्रोतस्विनी। स्रोतस्विनी का मतलब होता है नदी। स्रोत, जिस स्रोत से उत्पन्न होता है। नदी, यहाँ स्रोतस्विनी मतलब नदी। तीसरा शब्द है आकार।
आकार का मतलब होता है रूप। कोण, कोण का मतलब होता है कोना। गलियां, अंतरीप, गलियां तो जानते ही हो, गली होती है गलियों का समूह। अंतरीप, द्वीप के बीच में उठा हुआ भूभाग जो होता है उसे हम अंतरीप कहते हैं। उभार, उभार माने ऊंचाई, उभार ऊंचाई, क्योंकि तुम्हें मालूम है द्वीप भूखंड का उठा हुआ भूभाग है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। सैकत कूल, सैकत कूल, सैकत कूल का मतलब होता है सैकत माने बालू, कूल माने किनारा, अर्थात जो बालू का किनारा होता है उसे सैकत कूल कहते हैं। गोलाइयाँ, गोलाइयाँ गोलाकार आकृति, गोलाइयाँ का मतलब क्या है? गोलाकार आकृति। यह गोल आकृति से घिरी हुई। द्वीप को जानते हो कि गोलाई में होती है, वह द्वीप चारों तरफ जल से घिरा हो रहता है और देखने में लगता है कि वह जो है गोलाकार है। उसके नीचे देखोगे किंतु, किंतु लेकिन, स्थिर, स्थिर, स्थिर का मतलब होता है सब समय, या स्थिर का मतलब तुम समझो कि टिकाऊ रूप से या अस्थायी रूप से। समर्पण, समर्पण का मतलब होता है त्याग की भावना, जिसे हम समर्पित, जिसके प्रति समर्पित होते हैं। कहने का तात्पर्य जो समर्पित होता है किसी दूसरे के प्रति, उसकी जो भावना होती है उसे हम कहते हैं समर्पण, अर्थात समर्पण माने त्याग। सदा, सदा से माने हमेशा से, फिर वही आ गया सोतस्वनी माने नदी। किंतु, किंतु लेकिन, प्लवन, प्लवन, प्लवन का मतलब होता है जल से भर जाना, अर्थात जब धरती पूरी जलमग्न हो जाती है तो उसे हम प्लवन कहते हैं। धरती जब पूरी जलमग्न हो जाती है तो हम उसे प्लवन कहते हैं। ढहेंगे, ढहेंगे का मतलब होता है टूट कर गिर जाएंगे, टूट कर गिर जाएंगे। सहेंगे, सहेंगे का मतलब होता है सहन करना। द्वीप सब सहेगा या द्वीप को सहना पड़ेगा। पूर्ण माने पूरी तरह से। सलिल, सलिल पानी का पर्यायवाची है। सलिल माने पानी, और भी पानी का पर्यायवाची है होता है जल, तोय, नीर, अम्बु। गदला, गदला का मतलब होता है गंदा या प्रदूषित। तनिक, थोड़ा सा। अनुपयोगी, अनुपयोगी का मतलब होता है न उपयोगी, अर्थात जो किसी उपयोग में न लाया जा सके। आगे के यहाँ पे देखोगे शाप, शाप का मतलब श्राप या अभिशाप होता है। नियति, नियति, नियत का अर्थ होता है भाग्य। क्रोध, नीचे से ऊपर देखोगे तीसरी लाइन में क्रोध, क्रोध माने गोंद। बृहत, बड़ा। भूखंड, पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा। पितर, पितर का मतलब होता है पिता। तो मैंने तुम्हें
नदी के द्वीप सब कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताया। अब हम तुम्हें कविता का भाव बताने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य काव्य मंजरी के पाठ नदी के द्वीप से लिया गया है। इसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी तथा द्वीप के संबंधों को बताया है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है जो किसी प्रतीक के रूप में किसी को बताता है, किसी को किसी का रूप देता है। इस तरह से यह प्रतीकात्मक कविता कहलाती है। तो मैं इसका भावार्थ बता रहा हूँ। हम नदी के द्वीप हैं, नदी के द्वीप हैं। कभी अपने को प्रतीक के रूप में यहाँ पे नदी के द्वीप कभी अपने को स्वयं कहा है। हम नदी के द्वीप हैं। कवि का कथन है कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नदी के द्वीप हैं अर्थात नदी हमारा निर्माण करती है। वह हमें आकार देती है। हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर स्वतः नहीं बह जाए। कवि का कथन है कि द्वीप नहीं चाहता है कि नदी उसकी उपेक्षा करे और उसे छोड़कर वह आगे बढ़ जाए, क्योंकि वह कवि रूपी द्वीप को आकार देती है। अर्थात नदी द्वीप को आकार देती है, उसे कोण बनाती है, उसकी गलियां भरती है। द्वीप के बीच में उठा हुआ भाग उसके द्वारा बनाया हुआ है और उसी के द्वारा उसे बालू का किनारा मिला हुआ है। सभी प्रकार की गोलाइयाँ नदी के द्वारा गढ़ी हुई है। द्वीप को इस तरह से नदी से किसी भी तरह से हम अलग नहीं कर सकते। नदी और द्वीप का जो संबंध है, जो प्रतीक है, वह दोनों माता और पुत्र की तरह से है। यहाँ पे कवि ने नदी को अपने माँ के रूप में बताया है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का परवरिश करती है, बच्चे के शारीरिक रचना को आकार देती है, उसके रूप रंग को संवारती है, ठीक उसी प्रकार से नदी अपने द्वीप को संवारती है। वह उसकी माँ है। इसलिए द्वीप यह नहीं चाहता है कि स्रोतस्विनी नदी उसे छोड़ करके बह जाए या उससे अलग हो जाए। माँ है। दूसरा पैराग्राफ देखो ध्यान से सुना। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। कवि का कथन है कि द्वीप का अस्तित्व इस स्थिरता में है। द्वीप सदैव स्थिर रहने वाला है। यदि वह अपने स्थिर भाव से विचलित हो जाए, अर्थात अपनी स्थिरता को छोड़ दे, तो वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। यदि नदी कटाव कर देगी तो द्वीप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि द्वीप नदी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि नदी से इसका जन्म होता है। द्वीप कभी भी प्रवाहित होने वाला धारा नहीं बन सकता है। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रखने में है, अस्थायी रूप से टिकने में है, न कि धारा बन करके बह जाने में है।
इसलिए कि द्वीप में त्याग की भावना है। वह हमेशा नदी का द्वीप कहलाएगा। द्वीप नदी के धारा के साथ नहीं चलते। यदि वह धारा के साथ प्रवाहित हो जाएंगे, यदि वह धारा के साथ प्रवाहित हो जाएंगे तो वह बह जाएंगे, बहते रहेंगे और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन द्वीप कहता है बहना रेत होना होता है, बहने से वह रेत बन जाएगा, बह जाएगा, और बह जाएगा तो वह अपनी स्थिरता को छोड़ देगा। ध्यान देना, यहाँ पे तो रहेंगे ही नहीं का मतलब होता है कि यदि वह रेत बन करके बह जाएगा तो वह रह नहीं पाएगा, वह स्थिर नहीं रह पाएगा, उसके पैर उखड़ जाएंगे, उसके पैर उखड़ जाएंगे, पूरा द्वीप का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, वहाँ जल ही जल हो जाएगा, धरती पर प्लवन हो जाएगा। आगे कवि कहता है यदि वह द्वीप रेत बन करके धारा में बहता है तो वह ढह जाएगा। ढहने के बाद उसे जो कठिनाइयों का सहन करना पड़ेगा वह सहेगा, वह आगे बढ़ जाएगा और फिर पूर्ण होकर के क्या वह धारा बन सकता है? नहीं। ध्यान देना, नदी के जल की जो धारा है वह निरंतर बहती रहती है, लेकिन नदी में रहने वाला जो रेत है, जो बालू है, वह बहता नहीं, क्योंकि वह धारा कभी नहीं बन सकता है, वह वहीं पे जम जाता है, जम जाता है। या ध्यान देना, रेत बन करके वह सलिल को, पानी को गंदा करेगा, पानी को प्रदूषित करेगा, और उस प्रदूषित पानी को कोई भी व्यक्ति नहीं पिएगा। इस तरह से द्वीप कहता है कि उसका बहना, उसका धारा बनना वह हित में नहीं है, जन कल्याण में नहीं है, क्योंकि एक तो वह धारा बन करके बहने का जो प्रयास करेगा, या नदी जो उसे धारा में प्रवाहित कर देगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा, नदी में जब द्वीप रेत बन करके मिल जाएगा धारा में तो वह पानी गंदा हो जाएगा। उस प्रदूषित पानी को कोई भी व्यक्ति पी करके अपनी प्यास को नहीं बुझा पाएगा, और इस तरह से वह अनुपयोगी ही रहेगा। दोनों ही तरह से द्वीप बेकार समझा जाएगा। अपने मन में वह व्याकुलता करता है, कहता है नहीं, वह बह नहीं सकता है, वह रेत नहीं बन सकता, क्योंकि रेत बन करके बहना वह पानी को गंदा करना है, और ऐसे प्रदूषित जल को पीने से किसी का लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए वह द्वीप की तरह से स्थिर भाव बनाए रखना चाहता है। आगे के यहाँ पे पैराग्राफ में देखोगे, द्वीप हैं हम, द्वीप हैं हम, यह नहीं है साफ। ध्यान देना, द्वीप का भाग्य है। इस यहाँ पे बोलेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी के नदी के द्वीप नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। प्रस्तुत कविता में द्वीप कहता है कि द्वीप होना वह भाग्य है उसका। द्वीप का होना कोई श्राप नहीं है, अभिशाप नहीं है, क्योंकि वह नदी की गोद में बैठा हुआ है। उसकी माँ एक बच्चे की तरह से उसे सजाया है और संवारा है। तो इस तरह से अब हम कविता के भाव को यदि लेते हैं तो कवि कहता है कि द्वीप बनना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो बड़े भाग्य की बात है कि वे नदी के पुत्र हैं तथा उसकी धारा के बीचों बीच में बैठा हुआ है। वह नदी की गोद में बैठा हुआ है। नदी उसका अस्तित्व, शेष भूभाग। ध्यान देना, अभी तुमको बताए कि द्वीप पृथ्वी का वह भूखंड है जो अपने चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। इस
कविता में मैंने तुम्हें ऊपर दिया हूँ, जो है देखना। द्वीप क्या है? द्वीप कहता है नदी उनका अस्तित्व शेष भूभाग से जोड़ती है। इस विशाल भूभाग से ही उसका जन्म हुआ है, अतः यह भूभाग उनका पितर है। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति को समाज ने ही मानवीय गुणों को दिया है। समाज ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है और समाज के बीच में मनुष्य रहता है। परंपरा जो नदी का प्रतीक है, वही परंपरा उस द्वीप रूपी मनुष्य को भूखंड रूपी समाज से मिलाता है और मिला करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को और निखार देता है। इस तरह समाज के बीच में मनुष्य रहता है और इसलिए समाज उसका निर्माता है, समाज उसका पिता है। समाज या भूखंड का वह द्वीप अपने लिए उस बड़े भूखंड को अपना पितर या पिता बताता है। तो इस तरह से इस कविता में मैंने तुम्हें प्रतीकात्मक ढंग से अज्ञे द्वारा लिखित कविता का भावार्थ बताया और यह भावार्थ आज यहाँ पे पूरा हुआ। इसी आशा और विश्वास के साथ कि तुम्हें समझ में आया होगा, तो तुम अपने इस कॉपी में इसे नोट करते रहना। आगे के वीडियो में मैं तुम्हें प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा, लिखना। जो बच्चे इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे होंगे वह जो है देख लेंगे, क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो धन्यवाद। यहीं पे मैं अपना जो है वाचन समाप्त करता हूँ।